हाँ, तो बोलने नहीं दे रहा है। आज आप लोगों के बीच पीछे पीछे हो जाइए। साथियों, आज साल का वही दिन है जिसको हम लोग हर साल खूब धूमधाम, हर्षोल्लास, खुशी के साथ हम लोग मनाने का काम करते थे। मेरे नेता, मेरे पिता, उनका जन्मदिन यकीनन एक पुत्र होने के नाते मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन रहा। पर मैं इस बात को भी पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि मेरे नेता को आप सब ने अपना पिता, अपना भाई, अपना साथी माना। आप सबके लिए भी ये दिन उतना ही महत्वपूर्ण रहा है जितना उनका पुत्र होने के नाते इस दिन का महत्व मेरे लिए रहा। कभी सोचा नहीं था कि उनके जाने के बाद उनकी गैर मौजूदगी में इस दिन को इस तरीके से मनाना पड़ेगा। पूरे साल हिम्मत बांध के रखता हूं और ये हिम्मत भी मुझे मेरे पिता ही देते हैं और मेरी माँ देती है। पूरे साल हिम्मत बांध के रखता हूं, पर साल के कुछ ऐसे दिन हैं जहां चाह कर भी हिम्मत जवाब देती है, गला भर आता है। और पिता की याद सीमाएं पार कर जाती है। पर आज जब वो नहीं है, आप सब मेरे पार्टी के तमाम साथियों ने, मेरे पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं ने, जिन्होंने मेरे पिता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चला, यहाँ पर इस भीड़ में मौजूद आप सब ने उन्हें अपने भाई, अपने बेटे की तरह रखा। तमाम उन साथियों ने न सिर्फ मेरी हिम्मत बांधी, बल्कि मेरी विपरीत परिस्थिति में आप लोगों ने मेरा पिता बनकर मुझे अपने सर आंखों पर बैठाने का काम किया, मुझे अपने कंधों पर। आप लोग नहीं होते तो संभवतः मैं मेरे पिता के जाने के बाद टूट जाता। आप लोगों ने अगर मुझे नहीं संभाला होता तो संभवतः मैंने अपनी हिम्मत खो दी होती। मेरे पिता के जाने के बाद एक के बाद एक जिस तरीके से घटना चक्र चला, परिवार में कुछ महत्वाकांक्षी लोगों ने अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के लिए परिवार को तोड़ने का काम किया, पार्टी को तोड़ने का काम किया। ऐसी परिस्थिति में आप लोगों ने मुझे, मेरे परिवार को संभालने का काम किया। और आज मैं गर्व से कह सकता हूं, और ये मैं सिर्फ अपने लिए नहीं, मेरे पिता के लिए भी यही सत्य था, पर आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि मेरे पिता के जाने के बाद मुझे आप लोगों ने जिस तरीके से संभाला, आज चिराग पासवान का अंश मेरे रूह का एक एक हिस्सा, मेरे लहू का एक एक कतरा सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। मेरे पिता के जाने के बाद कई तरीके के आरोप मुझ पर लगाए गए, कई तरीके की बातें मेरे परिवार के बारे में कही गई। यहां तक कहा गया कि मैंने अपने पिता के अंतिम दिनों में ना जाने उनके साथ क्या बर्ताव किया। सोचिए, पुत्र होने के नाते कितनी पीड़ा होती है। अभी आपके पिता की चिता की आग रात तक ठंडी नहीं हुई और सिर्फ राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए आपके बारे में क्या क्या शब्दों का इस्तेमाल किया गया, क्या क्या बातें नहीं कही गई।
मेरे पिता के प्रति बहते आंसुओं तक को झूठा कहा गया। पर इन तमाम बातों से लड़ते हुए, इन तमाम बातों से जूझते हुए सिर्फ और सिर्फ एक लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा हूं। मेरे जीवन का सिर्फ एकमात्र लक्ष्य है, एकमात्र उद्देश्य है, मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के तमाम अधूरे सपनों को पूरा करना, और सिर्फ उसी लक्ष्य के साथ मैं आगे बढ़ा। कुछ लोग कहते हैं कि चिराग पासवान हाजीपुर क्यों जाता है, क्यों हाजीपुर जाता है, क्या लेना देना चिराग पासवान का हाजीपुर से, क्यों नहीं आऊं मैं हाजीपुर? पूछिए उन लोगों से। हाजीपुर मेरी धरती है, हाजीपुर मेरी मां है, हाजीपुर का अंश हूं मैं। मेरे नेता ने हाजीपुर को अपनी मां का दर्जा दिया। मेरे नेता हाजीपुर के अंश हैं, मैं मेरे पिता का अंश हूं, इस नाते मैं भी हाजीपुर का अंश हूं, हाजीपुर का बेटा हूं मैं। और जब तक जीऊंगा, जब तक मेरे शरीर में सांस रहेगी, मेरे लहू का एक एक कतरा सिर्फ और सिर्फ हाजीपुर के लिए समर्पित रहेगा। ये वादा आप लोगों से करके जाता हूं। मेरे मीडिया के तमाम पत्रकार साथी, मेरे मीडिया के तमाम पत्रकार साथी आज सुबह से ये सवाल मुझसे पूछ रहे थे कि क्या आज हाजीपुर से आप शंखनाद कीजिएगा, क्या चुनाव का शंखनाद आप हाजीपुर की धरती से आज कर जाइएगा? भैया, जो धरती मेरी है, जो घर मेरा है, वहां से शंखनाद क्या करना, यहां से सीधा रण का आगाज होगा। आज यहां से शंखनाद नहीं, यहां से आगाज करके जाता हूं कि आने वाला समय सिर्फ और सिर्फ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का है। कुछ लोग सोचते हैं कि चिराग पासवान हाजीपुर जाएगा तो क्या कर लेगा। जो प्यार इसके पिता को मिला वो हाजीपुर में इसको थोड़ी मिलेगा। अब आप लोग मुझे जवाब दें, जो प्यार, जो आशीर्वाद आप लोगों ने हमेशा मेरे नेता, मेरे पिता को दिया, क्या वो प्यार, वो आशीर्वाद मेरे लिए है? वही आशीर्वाद है ना, वही प्यार है। साथियों, बदले में मैं भी वादा करके जाता हूं, मेरे नेता, मेरे पिता ने हाजीपुर के लिए जितना किया उससे 2 कदम आगे ही आप मुझे पाएंगे। मेरे प्रयासों में कभी जिंदाबाद, धरती गूंजे आसमान। साथियों, मेरे पिता ने पूरा जीवन समर्पित किया हाजीपुर के लिए, बिहार के लिए। मुझे कहने गिनाने की जरूरत नहीं है कि हाजीपुर की धरती के लिए उन्होंने क्या क्या किया। जोनल ऑफिस, सीपैट, नाइपर, होटल मैनेजमेंट, मुझे कुछ यहाँ पर गिनाने की जरूरत नहीं है। बस सिर्फ ये विश्वास आप लोगों को दिलाता हूँ कि आज जो कुछ भी चिराग पासवान है, बल्कि रामविलास पासवान, उनकी भी पहचान हाजीपुर से थी। देश में ही नहीं, दुनिया में अगर लोग रामविलास पासवान जी को जानते थे तो हाजीपुर की वजह से जानते थे, और हाजीपुर को जानते थे तो रामविलास पासवान जी की वजह से जानते थे। मेरे लिए ये गर्व की बात है, मेरे लिए ये गर्व की बात है कि मैं एक ऐसे नेता का पुत्र हूँ। मुझे एक ऐसे पिता ने जन्म दिया जिन्होंने पूरा जीवन जात पात धर्म मजहब से उठकर समाज के हर उस गरीब शोषित वंचित वर्ग के लिए काम करने का उन्होंने प्रयास किया, जो अभी भी आजादी के 75 साल के बाद भी पंक्ति पर अंतिम पायदान पर खड़ा है। उस व्यक्ति को आगे लेकर जाने का प्रयास हमारे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने किया।
उन्हीं के नक्शे कदमों पर आगे चलते हुए मैं भी एक ईमानदार प्रयास कर रहा हूं अपने प्रदेश को आगे लेकर जाने की। मेरे लिए ये तकलीफ होती है, मुझे चिंता होती है मुझे इस बात की कि आजादी के 75 साल के बाद आज भी क्यों हमारा प्रदेश पिछड़ा प्रदेश कहलाता है। आज भी क्यों हमारे प्रदेश में वो सुख सुविधाएं नहीं है जो दूसरे राज्यों में। दिल्ली में मैं रहा हूं, बंबई में मैंने काम किया, पर आज तक मैंने कभी नहीं सुना कि कोई दिल्ली का लड़का बिहार आता हो शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए। आप लोगों ने सुना क्या? बंबई से कभी कोई लड़का या लड़की बिहार आया है रोजगार के लिए? तो भैया क्यों? और ये सवाल पूछना बनता है, क्यों सिर्फ हम बिहारियों को ही दूसरे प्रदेश जाना पड़ता है शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए? महिलाएं मौजूद हैं यहाँ पर, उनको मैं देखता हूँ, बुजुर्गों को मैं देखता हूँ दिल्ली में एम्स के सामने लाइन लगाकर खड़े रहेंगे दिनों दिन तक डॉक्टर से मुलाकात करने के लिए। क्यों ये स्वास्थ्य सेवाएं हमें हमारे प्रदेश में नहीं मिलती? आज जो लोग बिहार की सत्ता में बैठे बिहार के विकास के दावे भरते हैं, पूछिए इन लोगों से। और ये जरूरी है इस बात का आकलन हम लोग को करना, पूछिए इन लोगों से भैया पिछले 33 साल अगर हम लोगों ने आप पर नहीं तो और किस पर विश्वास किया? आज जो बिहार में सरकार है, पिछले 33 सालों से बिहार में यही सरकार है, यही लोग और इन्हीं गठबंधन के घटक दल के लोग बिहार में मुख्यमंत्री थे। हमारे खुद के अपने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पिछले 18 साल से लगातार निरंतरता में बिहार के मुख्यमंत्री रहे। क्या कहे थे मुख्यमंत्री जी 2005 में जब वो प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे? उस वक्त उन्होंने कहा था कि मेरा सपना है कि जितने लोग बिहार से पलायन कर कर गए हैं उन सब लोगों को अपने प्रदेश वापस लेकर आए। सोचिए, जो मुख्यमंत्री 18 सालों में अपने सपने को पूरा नहीं कर पाए, वो हम लोगों के सपने को क्या पूरा करेगा? ये सवाल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से पूछिए। जरूरी है इस सरकार से ये सवाल करना कि इतने सालों के बाद आज भी क्यों बिहार एक विकसित राज्य नहीं बन पाया। जाइए दिल्ली, बंबई, गुरुग्राम, नोएडा, चमचमाते शहर, वहां पर लोग विकास की बात करेंगे तो मल्टीप्लेक्सेस, मेट्रो, बुलेट ट्रेन की बात होती है। और हमारे बिहार में आज भी अगर हम लोग विकास की सोच रखते हैं तो हमारी सोच सीमित होकर रह जाती है कि कैसे मेरे आंगन में एगो चापाकल लगे, कैसे हमारे गांव में एगो ट्रांसफार्मर लगे, कैसे हमारे घर के सामने नली गली बने। ये सोच बिहार की सीमित होकर रही। आज बड़ी बड़ी शक्तियां भैया क्यों चिराग पासवान को समाप्त करना चाहती हैं? क्यों बड़ी बड़ी ताकतें चिराग पासवान के पीछे पड़ी है? क्यों? क्योंकि चिराग पासवान यही सवाल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से करते हैं। आज पूरी ताकत इकट्ठी कर पूरी सरकार आज एकजुट होकर चिराग पासवान को समाप्त करना चाहती है, चिराग पासवान की राजनीतिक हत्या करना चाहती है। क्यों भैया? क्या कसूर है चिराग पासवान का? चिराग पासवान का कसूर बस इतना ही है ना कि चिराग पासवान बिहार में बेहतर शिक्षा की बात करता है, बिहार में ही युवाओं को रोजगार दिलाने की बात करता है, बिहार में उद्योग खुलवाने की बात करता है, बिहार में बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की बात करता है, किसानों के बेहतर हालात की बात करता है, मजदूरों के अधिकारों की बात करता है, बुजुर्गों के भविष्य की बात करता है, महिलाओं के सम्मान की बात करता है। यही कसूर है ना चिराग पासवान। और इस कसूर के लिए बड़ी बड़ी शक्तियां एकजुट होकर चिराग पासवान को समाप्त करने में लगी। कैसे करेंगे भैया चिराग पासवान को समाप्त? चिराग पासवान के खिलाफ ना तो कोई आय से ज्यादा संपत्ति है, ना कोई कोर्ट कचहरी में मुकदमा चल रहा है, तो कैसे करिएगा समाप्त? तो उसके लिए एक षड्यंत्र रचा जाता है। क्या षड्यंत्र? कि भाई चिराग पासवान के परिवार को तोड़ दो, चिराग पासवान टूट जाएगा। नहीं टूटा चिराग पासवान। फिर इन्होंने षड्यंत्र रचा कि इसकी पार्टी को तोड़ दो, चिराग पासवान टूट जाएगा। नहीं टूटा चिराग पासवान।
फिर षड्यंत्र रचा गया कि चिराग पासवान को इसके घर से इसका सामान, इसकी माँ, इसकी बूढ़ी नानी जो आज इस दुनिया में भी नहीं है, उसके साथ सड़क पर फेंक दो, चिराग पासवान टूट जाएगा। नहीं टूटा चिराग पासवान, क्योंकि जो लोग सोचते हैं कि चिराग पासवान इन बातों से टूट जाएगा, वो लोग भूल जाते हैं कि चिराग पासवान शेर का बेटा है, रामविलास पासवान का बेटा है। भैया, ना टूटने वाला हूँ ना झुकने वाला हूँ, और डरता तो भैया मैं किसी से नहीं हूँ। जितनी ताकत आजमानी है आजमा ले, जितनी ताकत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को आजमानी है। पर जब तक बिहार को विकसित राज्य नहीं बना लूं, सर पे कफन बांध के निकला हूं, जब तक बिहार को विकसित राज्य नहीं बना दूंगा, तब तक मैं भी चैन की सांस लूंगा। भाई, मेरी रगों में एक ऐसे नेता का खून है जिन्होंने पूरा जीवन अपने समाज, अपने प्रदेश, अपने देश को आगे लेकर जाने का काम किया। आज जितने लोग मोबाइल फोन पर वीडियो रिकॉर्डिंग, फोटो खींचना, खबरें सुनने का काम करते हैं, ये देश हमारे नेता, हमारे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी की। जब वो संचार मंत्री थे, उस वक्त उन्होंने कहा था, और विपक्ष ने काफी आलोचना की, उस वक्त हमारे नेता ने कहा था कि हम एक ऐसे दिन की कल्पना करते हैं जब ये मोबाइल फोन हर रिक्शा वाला, हर ठेला वाला के हाथ में होगा, बैगन के भाव मोबाइल फोन बिकेगा। ये सोच हमारी, और आज हकीकत है, हाथ हाथ में मोबाइल फोन है। वो रेलवे में गए हो, सरकारी नौकरी देने की बात हो, या जिस विभाग में गए हो, शायद ही कोई ऐसी जाति, ऐसा धन, ऐसा वर्ग के लोग हो जिसके लिए हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने काम करने का प्रयास न किया। आज जितने लोग डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के नाम बुलाते नहीं थकते। सोचिए, मैं 2 बार का सांसद हूं, मैं कल्पना नहीं कर सकता कि जिन्होंने हमारे संविधान की रचना की, उनकी एक तस्वीर तक भारत की संसद में नहीं थी। 89 से पहले, जब तक हमारे नेता पहली बार श्रम एवं कल्याण मंत्री नहीं बने, सबसे पहला काम उन्होंने भारत की संसद में डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का तैलचित्र लगाकर उनको सम्मान देने का काम किया। आज हम लोग गर्व से बोलते हैं, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, भारत रत्न दिलवाने का काम हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने किया। उनके जन्म दिवस पर छुट्टी की घोषणा करवाने का काम हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने किया। आज जितना लोग पिछड़ा, अति पिछड़ा की राजनीति करते नहीं थकते, सबसे पहले पिछड़ा वर्ग से आने वाले लोगों को संवैधानिक अधिकार, मंडल कमीशन लागू करवाने का काम हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने किया, जिसकी वजह से आज भी समाज का एक बड़ा वर्ग अपने अधिकारों की वजह से आगे बढ़ने का काम कर रहा है। प्रॉफेट मोहम्मद साहब के जन्म दिवस पर छुट्टी की घोषणा करना हो, 9 बुद्धों को आरक्षण देने की बात हो, या ऊंची जाति से आने वाले गरीब वर्ग के लोगों को 10% से आरक्षण की मांग और उसको लागू करवाने का काम हो, ये तमाम कार्य हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के द्वारा किए गए। ये तमाम बातें आज आप लोगों के बीच साझा करने का एकमात्र उद्देश्य है। मैं चाहता हूं कि हमारे नेता की उपलब्धियां, उनके द्वारा किए गए कार्य बिहार के हर एक घर, हर एक व्यक्ति तक पहुंचे। बिहार की युवा पीढ़ी के लिए जानना जरूरी है। आज अगर हमारे नेता अपने स्वास्थ्य की चिंता करते तो संभवतः वो आज हमारे बीच होते। मैं बात कर रहा हूं कोरोना काल की, जब लॉकडाउन लगा था, हमारे नेता उस वक्त खाद्य मंत्री थे। उस वक्त उनको वो तस्वीरें विश्लेषित करती थी जिसमें हजारों किलोमीटर की यात्रा कर बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड के लोग बंबई से, दिल्ली से पैदल यात्रा करके बिहार आने के लिए मजबूर थे। उस वक्त हमारे नेता की खुद की तबीयत खराब थी,
पर उन्होंने अपने स्वास्थ्य की चिंता ना करते हुए दिन रात एक ऐसी योजना के निर्माण में अपना ध्यान दिया जिसकी वजह से जो लोग हजारों किलोमीटर की यात्रा करके भूखे प्यासे अपने घर आने के लिए मजबूर हैं, उनको थोड़ी सी सहूलियत मिल गई। रात रात भर जागकर, मैं पुत्र हूं उनका, मुझसे बेहतर कौन जानेगा, रात रात भर उस खराब स्वास्थ्य में भी जागकर उन्होंने इस योजना का निर्माण किया और अगले दिन सुबह सीधा प्रधानमंत्री के पास गए। और आज ये हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी की ही देन है कि प्रधानमंत्री गरीब जन कल्याण योजना के तहत आज देश भर में 81 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया जा रहा है। ये सोच हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी की थी। जिस व्यक्ति ने अपनी चिंता नहीं की, दिन को दिन नहीं समझा, रात को रात नहीं समझा, दिन रात एक किया, अपने जीवन के 50 साल से ज्यादा, 5 दशक से ज्यादा सक्रिय राजनीति में और दिन रात लोगों की सेवा में बिताया। मेरे लिए भी ये गर्व की बात है भाई। आज मुझे गर्व होता है कि मेरे नेता, मेरे पिता ने 5 दशक से ज्यादा सक्रिय राजनीति में दिए, पर 50 साल राजनीति में देने के बावजूद कोई मेरे पिता पर 1 रुपया तो क्या 1 पैसे तक का आरोप नहीं लगा सकता। इस बात का मुझे गर्व है। ये हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी की सोच है। और अपने जीवन के अंतिम दिनों जब वो अस्पताल में भी थे, उस वक्त भी जाते जाते वो विकसित बिहार की नींव तैयार करके गए। अपने जीवन के आखिरी दिनों में भी अस्पताल के उस बिस्तर पर बैठकर भी कागज कलम लेकर एक विकसित बिहार उनके जाने के बाद कैसे तैयार हो उसका पूरा ढांचा तैयार करके गए, जिसको आज हम लोग गर्व से बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के नाम से जानते हैं। और ये बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट धरातल पर उतरना जरूरी है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का घर घर तक पहुंचना जरूरी है। अगर हम लोग एक विकसित बिहार के निर्माण की कल्पना करते हैं तो बिना बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के धरातल पर उतरे उस विकसित बिहार के निर्माण की कभी हम लोग कल्पना नहीं कर सकते। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट बिहार में बेहतर शिक्षा, आईटी जॉब, आईटी सेक्टर बंद पड़ी मिले नए शुरू करने वाले कारखानों की बात करता है। मुख्यमंत्री जी पूछिए ना इनसे क्या विजन रहा इनका, बिहार में रोजगार को लेकर क्या सोच है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की। इनकी तो सोच अपने में इतनी कंफ्यूज है। जो मुख्यमंत्री दिन रात घर घर दारू पहुंचवाने का काम करते थे, यकायक उनको ज्ञान प्राप्ति होती है और वो बिहार में शराबबंदी ले आते हैं। भाई शराबबंदी लागू करने से पहले बिहार के पंचायत गांव तक शराब की दुकान खुलवाने का काम किसने किया था, किसके द्वारा किया गया था। और उसके बाद एक रात ज्ञान प्राप्ति और उसके बाद बोलते हैं शराबबंदी करेंगे। कीजिए भैया, हम लोग भी आपका समर्थन करते हैं, पर इस तरीके से शराबबंदी कि आए दिन जहरीली शराब से हत्याएं हो रही हैं। बिहार में एक से एक तस्कर आपने खड़े कर दिए और आज शराबबंदी कानून की धाराओं के तहत जो लाखों लोग बिहार की जेलों में बंद हैं, कौन है भैया वो लोग? वो सिर्फ बिहार के गरीब वर्ग के लोग हैं, गरीब घर से आने वाले वंचित समाज के लोग हैं। कोई एक तस्कर आज तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने नहीं पकड़ा। आए दिन बड़े बड़े गिरोह जहरीली शराब का निर्माण बिहार के गांव में कर रहे हैं, प्रशासन की नाक के तले कर रहे हैं, पर किसी ने भी उन पर कार्रवाई करना जरूरी नहीं समझा। धड़ल्ले से शराब की बिक्री हो रही है, मिल रही है कि नहीं मिल रही है? और तो और होम डिलीवरी तक हो रही है। ये है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सुशासन बाबू की कानून व्यवस्था। जो मुख्यमंत्री समाधान यात्रा पे निकले थे ना कुछ दिन पहले, याद है ना? हाँ, कि भाई हम समाधान यात्रा पे निकले। क्या समाधान ढूंढे भैया? क्या समाधान मिला उनको? बिहार में
बढ़ते अपराध का समाधान ढूंढ पाइए। आए दिन बिहार में हत्याएं हो रही हैं, आए दिन बिहार में लूटमार, डकैती, अपहरण, बलात्कार, छोटी छोटी बच्चियों के साथ दुष्कर्म करके उनके शव को नदी नाले में फेंक दिया जाता है और मुख्यमंत्री खामोशी से बैठे रहते हैं। बिहार में भ्रष्टाचार आज की तारीख में चरम सीमा पर है। ईमानदारी से मुझे जवाब दीजिएगा, बताइए बिहार के किसी भी गांव में क्या बिना घूस दिए कोई भी सरकारी काम होता है? क्या होता है कोई सरकारी काम? मैं चाहूंगा कि मीडिया के साथी ये दिखाएं हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को, जो कहते हैं कि भैया जीरो टॉलरेंस है हमारा करप्शन के खिलाफ। ये टॉलरेट नहीं कर रहे करप्शन को, तो और क्या कर रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी? ना इनसे अपराध नियंत्रित होता है, ना इनसे भ्रष्टाचार नियंत्रित होता है, ना इनके बनाए गए कानून धरातल पर उतरते हैं। सोचिए, शराबबंदी में पासी समाज के लोगों को जेल में बंद किया हुआ है। ताड़ी को बोलते हैं कि ताड़ी शराब बेचने की धाराओं में है। अरे भैया, ताड़ी एक प्राकृतिक पदार्थ है, जूस है, नेचुरल जूस है, और उसको आप शराबबंदी में लाइएगा और जो ताड़ी बेच रहा है उसको आप जेल में बंद कीजिएगा। ये सोच है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की। ये समाधान ढूंढा इन्होंने शराबबंदी को धरातल पर उतारने का। आज पासी समाज के लोग सड़क पर जाएं, शिक्षक जाएं, छात्र जाएं, अभ्यर्थी जाएं, हर समस्या का समाधान मुख्यमंत्री के पास सिर्फ और सिर्फ। बताइए मुख्यमंत्री को समाधान, एकमात्र समाधान क्या है मुख्यमंत्री के पास? लाठी चलाना। बताइए, छात्र जाएगा अपने अधिकार के लिए। आप 3 साल का डिग्री का कोर्स कितने साल तक पूरा नहीं होता? 4 साल, 5 साल, 5 साल डिग्री का कोर्स चलता है। जब छात्र जाता है तो लाठी चलाई जाती है। जब शिक्षक अपनी मांगों को लेकर जाता है तो लाठी चलाई जाती है। और शिक्षक भर्ती, अरे बीपीएससी तो अब बोले हैं भैया, इससे पहले सीटेट बीटेट 3 साल लटका है और फिर बोले कि बीपीएससी से लेंगे। और अब जब बीपीएससी हो गया तो अब उसमें से क्या हटा दिए? डोमिसाइल को हटा दिया। बोले कि भैया देश भर का लोग आएगा। काहे आएगा भैया? बिल्कुल सब जाने हैं भैया, किसी को बताने की जरूरत नहीं है, सब जाने हैं। क्योंकि मुख्यमंत्री जी को प्रधानमंत्री बनने का सपना दिखा है तो अब उनको देश भर के लोगों को बुलाना है और डोमिसाइल नीति को हटाकर देश भर को दिखाना है कि देखिए, लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख लोगों को हम अपने बिहार में रोजगार दिए। ये भूल जाते हैं कि बिहार के करोड़ों लोग आज भी दूसरे प्रदेशों में लाठी खा रहे हैं और अपमानित होने का काम कर रहे हैं। जितने विपक्षी दल के नेता यहाँ इनकी बैठक के लिए आए थे, एक बार भी उन दल के नेताओं ने पूछा कि भैया काहे इतना बिहारी हमारे प्रदेश में है? अगर आपके बिहार में इतना ही विकास हुआ तो काहे बिहारी भैया दिल्ली में घूम रहा है, बंबई में घूम रहा है, गुरुग्राम, बेंगलोर में काम कर रहा है, रोजगार कर रहा है? काहे का भैया ये लोग वहां पर? बिहार में रोजगार दीजिएगा नहीं, देश भर में मजदूर बनने के लिए छोड़ दीजिएगा। ये सोच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की। और इनके शिक्षा मंत्री भैया 4 कदम आगे। हाँ, क्या बोले शिक्षा मंत्री कि बिहार में कोई इस लायक ही नहीं है कि शिक्षा बन जाए, शिक्षक बन जाए। अपने ही बिहारियों का अपमान करते हैं। तो भैया 40 साल से तो आप लोग सत्ता में बैठे हैं, काहे ऐसे छात्र को नहीं पैदा किए? काहे ऐसी शिक्षा नहीं दिए कि वो छात्र पढ़ाओ के शिक्षक बन जाए? और आज दूसरे पर ये उंगली उठाने का काम करते हैं। हकीकत है कि मुख्यमंत्री के पास अब कोई विजन नहीं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पास बिहार के विकास को लेकर और खास तौर पर युवाओं के भविष्य को लेकर अब उनके पास कोई नीति, कोई कानून नहीं बचा। और मुख्यमंत्री भैया चाहते भी नहीं है, वो चाहते भी नहीं है कि बिहार का युवा पढ़ लिख जाए, क्योंकि अगर बिहार का युवा पढ़ लिख गया तो वो भी मुख्यमंत्री जी से सवाल करेगा, जैसे आज चिराग पासवान मुख्यमंत्री जी से सवाल करें। डरते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, डरते हैं इस बात से कि बिहार का युवा कल को सड़क पर आ गया तो हमारे साथ क्या होगा। और हमारे बारे में कहते हैं कि
कि भैया इसको सत्ता का लालच है। अरे भैया, सत्ता का लालच अगर हमको होता तो हम 2020 का चुनाव बहुत आसान था भाई। हमको मुख्यमंत्री के सामने जाकर सिर्फ नतमस्तक होना था। अगर हम मुख्यमंत्री, एक मिनट, अगर हम मुख्यमंत्री के सामने जाकर अगर हम नतमस्तक हो जाते, इनकी गलत नीतियों के सामने अगर हम समर्पण कर देते, तो भैया आज बिहार में हमारे 4 मंत्री होते, केंद्र सरकार में हम खुद मंत्री होते। और अगर उस वक्त हम नीतीश कुमार जी के सामने झुक जाते तो उम्र भर कभी भी अपने पिता की प्रतिमा पर पुष्पांजलि नहीं दे पाते, इनसे कभी नजर नहीं मिला पाते, आप लोगों से कभी नजर नहीं मिला पाते। आप लोग पूछते कि आए दिन हत्या हो रही है, क्या किया? आए दिन बिहार में लूटमार हो रही है, क्या किए? छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है, बुजुर्गों का अपमान हो रहा है, महिलाओं का अपमान हो रहा है, ये सवाल पूछते आप लोग। पर साथियों, आज ये आग्रह करने आया हूं आप लोगों से, आज ये एक आग्रह करने आया हूं। बालू के अलग ही इन्होंने बवाल भैया मुख्यमंत्री जी ने मचा कर रखा है। कोई ऐसा वर्ग नहीं है जो मुख्यमंत्री जी से आज की तारीख में प्रताड़ित नहीं है। इसी के खिलाफ बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट लड़ाई लड़ने का काम कर रहा है और मजबूती से आगे बढ़ रहा है। साथियों, अपनी बातों को समाप्त करने से पहले ये वादा जहां एक तरफ आप लोगों से करता हूं कि बिहार को एक विकसित राज्य बनाऊंगा, पर वहीं मैं ये भी जानता हूं कि अकेला चिराग पासवान कुछ नहीं कर सकता। चिराग पासवान को जरूरत है तो आप सबके साथ की, आप सबके सहयोग की, आप सबको चिराग पासवान बनकर बिहार के गांव-गांव, घर-घर, संभवतः हर एक व्यक्ति के पास जाकर बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के बारे में बताना होगा। बोलिए, जाएंगे घर-घर? बनेंगे चिराग पासवान? दोनों हाथ उठाकर बताएं, बनेंगे चिराग पासवान? 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 साथियों, बस अपना साथ दीजिए, बदले में आप लोगों को विकसित बिहार बनाकर दूंगा, ये वादा आप लोगों से करके जाता हूं। और अंत में ये भी वादा करता हूं, जिस धरती को मेरे पिता ने अपनी मां कहा, आज उसी धरती का तिलक यहां से लगा कर जा रहा हूं और सर पे कफन बांध के जा रहा हूं कि अब जब तक अपने पिता के सपने को पूरा नहीं करूंगा तब तक मैं भी चैन से नहीं बैठूंगा, ये वादा करता हूं। और चिराग पासवान जब तक जिएगा आप लोगों के लिए जिएगा, चिराग पासवान जब मरेगा तो भी आप लोगों के लिए मरेगा, ये वादा आप लोगों से करते हैं। साथियों, इस खूबसूरत कार्यक्रम में आने